पिछले क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे बाबू, उसी का पहले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आज का क्लास अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर EX दिया हुआ है और EY और EZ का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक, आपसे पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा एंड द चार्ज विद इन द क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिए, अगर आप समझे बाबू तो इस क्यूब का टोटल फेस कितना है, 6 फेस है। इसको हम मान लेते हैं फेस 1, इसको हम मान लेते हैं फेस 2, कोई दिक्कत। बाकी का जो 4 फेस दिख रहा है बाबू वो कौन कौन सा है, तो एक फेस आपका ये दिख रहा है, एक फेस आपका ये दिख रहा है, एक फेस आपका ये दिख रहा है और एक फेस आपका ये दिख रहा है। इस चारों फेस के साथ खास बात ये होगा कि जो रिमेनिंग 4 फेसेस दिख रहे हैं, जिसको हम दिखाए नहीं है नंबरिंग से 1 2 से, उन सारे फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है बाबू, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो उन चारों फेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो उन चारों के कारण जो फ्लक्स होगा वो चूंकि 0 है, तो हम उन चारों फेस के वजह से फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फेस 1 से और फेस 2 से। जरा देखिएगा, फेस 2 के लिए अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर आपका ये होगा, ये आपका एरिया वेक्टर और ये आपका फील्ड वेक्टर। दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बाबू, 0 डिग्री। और चूंकि एंगल 0 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू फेस 2 क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, इसके लिए अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर आपका ये है, दिस इज योर एरिया वेक्टर, और ये आपका है बाबू फील्ड वेक्टर, ये आपका है फील्ड वेक्टर। फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना दिख रहा है, तो एंगल दिख रहा है 180 डिग्री। और चूंकि एंगल 180 डिग्री दिख रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फ्लक्स होता है EA cos थीटा और cos 180 - 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ2 - φ1, और बाकी का जो रिमेनिंग 4 सरफेसेज हैं उनके कारण फ्लक्स का वैल्यू कितना, 0। अब जरा देखिए, फाई नेट इज इक्वल्स टू φ2, EA cos थीटा है, cos 0 डिग्री 1 हो चुका था, तो हम यहां से लिख सकते हैं बाबू E × A माइनस E × A। ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ फेस, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ये आपका E2 - E1। एरिया, इस फेस का एरिया क्या होगा बाबू, तो इस फेस का एरिया आपका A² होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं A² E2 मतलब यहां पे फील्ड, तो यहां पे फील्ड क्या हो जाएगा, BX, यहां से यहां A और यहां से यहां A, दैट मीन्स 2A, तो लिखेंगे 2A रेज टू पावर 1/2 माइनस E1, यहां पे क्या लिखेंगे, B A रेज टू पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखिए, B यहां भी है और B यहां भी है, A रेज टू पावर 1/2 यहां भी है, A रेज टू पावर 1/2 यहां भी है, तो A² A रेज टू पावर 1/2 इंटू B कॉमन ले लेंगे, यहां आपका आएगा √2 - 1। इसको लिख सकते हैं B A रेज टू पावर 5/2 √2 - 1। दिस इज योर नेट फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको सॉल्व करना है कि Q इनसाइड का वैल्यू कितना होगा, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है बाबू, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू
Q inside divided by epsilon naught, that is Q inside is equals to net flux into epsilon naught, that is Q inside is equals to epsilon naught times B a raised to power 5/2 √2 minus 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बाबू, आपका सॉल्व हो गया। ठीक, थैंक यू। पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिखा हुआ है, क्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसी में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं बाबू एक सिलेंडर को बेस मान करके। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पहले भी कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड फ्लक्स इन बोथ केसेस। यहाँ समझिए, इसमें और इसमें फर्क ये है कि x ग्रेटर देन 0 इस तरफ आपका फील्ड ये है और x लेस देन 0 इस तरफ फील्ड आपका ये है। ठीक, जबकि यहां पे x ग्रेटर देन 0 भी फील्ड यही है और x लेस देन 0 भी फील्ड यही है। यहां पे फील्ड आपका ये है और यहां भी फील्ड आपका ये है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिए पहले इसको। हम आपको बताए थे बाबू कि सिलेंडर के केस में एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक आपका कर्व फेस है। तो नेट फ्लक्स जो होता था वो होता था फाई कर्व प्लस फाई प्लेन प्लस फाई प्लेन। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आपका ये है और फील्ड वेक्टर आपका ये है। दोनों के बीच एंगल कितना है बाबू? 90 डिग्री। इस वजह से ये कितना हो गया? 0। इसके लिए देखिए, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। इसके लिए अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर आपका ये होगा और फील्ड वेक्टर आपका ये होगा। दोनों के बीच एंगल कितना है बाबू? तो दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री। और जब दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है तो हम यहां से लिख सकते हैं EA cos 180 डिग्री। इसके लिए जरा देखिए, एरिया वेक्टर आपका ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका ये है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे EA cos 0 डिग्री। तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ EA और ये आपका आएगा प्लस ऑफ EA। ये टोटल कितना? 0। कोई दिक्कत? यहां देखते हैं, यहां पे भी सेम बात लिखेंगे। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई कर्व प्लस फाई प्लेन प्लस फाई प्लेन। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। इसके लिए बाबू एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा और फील्ड वेक्टर आपका ये है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। और चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो यहां भी फ्लक्स का वैल्यू कितना? 0। इसके लिए जरा देखिए, इसके लिए आपका एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर आपका ये और फील्ड वेक्टर ये। दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। तो EA cos 0 डिग्री। यहां देखिए, एरिया वेक्टर आपका ये और फील्ड वेक्टर भी ये, लिखेंगे EA cos 0 डिग्री। यहां से EA प्लस EA दैट मीन्स 2EA। यहां से 2E और एरिया कितना? पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो दोनों क्वेश्चन में यही फर्क था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में था तो यहाँ पे नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 और यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए फील्ड x एक्सिस की तरफ और x लेस देन 0 के लिए फील्ड माइनस x एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना? 2EA। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम आपको समझाए थे कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप गॉस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बाबू? 7 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें से सबसे पहला था पॉइंट चार्ज, उसके बाद था कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, उसके बाद था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके बाद था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा गॉसियन सरफेस कैसा था? तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस था। और उसके बाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे वायर था या रॉड था, फिर उसके बाद आपका सीट था, फिर उसके बाद आपका प्लेट था, तो इन सब के लिए आपका जो गॉसियन सरफेस था वो गॉसियन सरफेस कैसा था? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि गॉस लॉ का यूज करके किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहला हम ले रहे हैं बाबू पॉइंट चार्ज की वजह से। फॉर्मूला तो सारे बच्चे को याद ही होगा, KQ/R²। सर आपको पढ़ाए भी थे। चलिए इसी को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये आपका प्लस Q चार्ज है। यहां से R डिस्टेंस की दूरी पर हम एक पॉइंट कंसीडर किए हैं P, और इसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके हेल्प से? गॉस लॉ के हेल्प से। करना क्या होता है वो समझिए। जिस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है उस पॉइंट से क्रॉस होता हुआ आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे बाबू? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है बाबू? गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कीजिए। जो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू? इधर ही होगा। ये आपका है सपोज DA वेक्टर, और यहां पे जो फील्ड होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के वजह से फील्ड क्या होता था? आउटसाइड होता था। और जब आउटसाइड है तो यहां पे आपका फील्ड होगा ये। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर हम तो यहां पे एरिया कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप यहां पे एरिया कंसीडर कर लीजिए। अगर आप यहां पे एरिया कंसीडर करेंगे तो ये आपका होगा DA वेक्टर, और यहां पे ये आपका होगा फील्ड वेक्टर। क्या दिख रहा है बाबू कि आप कहीं भी स्मॉल एरिया कंसीडर करें, फील्ड वेक्टर और स्मॉल एरिया वेक्टर के बीच एंगल हमेशा कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहां पे दोनों के बीच एंगल कितना है बाबू? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए गॉस लॉ कहता क्या है। तो कहता है फ्रॉम गॉस लॉ, ध्यान दीजिएगा इधर, फ्रॉम गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड। यही कहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखिए बाबू, EDA cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/ε0, और Q इनसाइड कितना है? Q है। हम जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किए हैं उसके अंदर का चार्ज सिर्फ और सिर्फ कितना है? Q है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। अब जरा आगे देखिए, इंटीग्रल EDA cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q/ε0। cos 0 डिग्री कितना बाबू? 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं EDA इज इक्वल्स टू Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर कर लिए। क्लोज इंटीग्रल ऑफ DA इज इक्वल्स टू Q/ε0। यहां से E इंटू एरिया इज इक्वल्स टू Q/ε0। इसको थोड़ा सा और आगे लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना है बाबू? 4πr² इज इक्वल्स टू Q/ε0। यहां से E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। कोई दिक्कत? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप आसानी से फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखिए, और इसको अच्छे से सीखिएगा बाबू, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा, और रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा जो जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, समझिए इसको। कह रहा है कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है। ये आपका हॉलो स्फीयर है। ठीक, इसके रेडियस को हम एज्यूम कर रहे हैं बाबू R। कोई दिक्कत नहीं होगा। इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज दिया गया है, तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चूंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसके लिए जो डिफाइन होगा वो कौन सा चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा बाबू? तो आप सारे बच्चे कह सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी
या सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता कितना है बाबू, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πr²। अगर जरूरत होगा तो हम इसका यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, 2, 3 और 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, चाहे वो क्वेश्चंस आईआईटी का हो, जेई का हो, नीट का हो या डेरिवेशन का हो, आप 3 स्टेप्स में काम करना चाहेंगे। ठीक, कैसे करना चाहेंगे बाबू, तो जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप क्या सोचेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट से क्रॉस होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, ड्रॉ गॉसियन सरफेस क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट से होता हुआ आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो आपने कंसीडर किया है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने का 2 तरीका होगा, दोनों तरीका हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद आखिरी स्टेप होगा और वो होगा E.A इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। यहां पे A क्या है बाबू, तो A है सरफेस एरिया ऑफ कंसीडर्ड गॉसियन सरफेस। आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उस गॉसियन सरफेस का एरिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग इसे स्टेप्स का यूज करके सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और सारे डेरिवेशन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला इसमें से है बाबू इनसाइड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट। पॉइंट कहां है बाबू, इनसाइड। अब इनसाइड पॉइंट यहां हो सकता है, इनसाइड पॉइंट यहां हो सकता है, इनसाइड पॉइंट यहां हो सकता है। कोई भी आप इनसाइड पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। जरा देखिए तो यहां पे ये आपका रेडियस कितना था बाबू, r। यहां पे है एक पॉइंट P, कोई दिक्कत। सबसे पहला स्टेप बोलिए, इस P पॉइंट से होता हुआ आप क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए अब जरा सोचिए, गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ हो गया तो Q इनसाइड का वैल्यू कितना है बाबू, 0। और जब Q इनसाइड 0 हो गया तो E इनसाइड इंटू एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज का वैल्यू 0 है। अंदर चार्ज नहीं है, फील्ड नहीं होगा, और फील्ड नहीं होगा तो फील्ड लाइंस भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट, सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट अगर है बाबू, जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम पॉइंट यहां ले लेंगे तो जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा वो यही गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा। और जब गॉसियन सरफेस यही ड्रॉ होगा तो Q इनसाइड का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। और जब टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा तो E सरफेस इंटू A इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। यहां से लिख सकते हैं E सरफेस इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। दैट मीन्स E सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कोई दिक्कत। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं,
ई सरफेस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू, क्यू के जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई r²। अब यहां से देखिए तो ई सरफेस इज इक्वल्स टू कितना होगा बाबू, 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, दिस इज सिग्मा बाई ε0। कोई दिक्कत? तो आप याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होगा, तो KQ/r² याद रख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r² याद रख सकते हैं, या सिग्मा बाई ε0 याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं 3। ये जो आपका है बाबू वो है आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, कहीं भी पॉइंट हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका चार्ज है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट आपका कहाँ है बाबू, बाहर है, ये आपका P पॉइंट है, यहां से हम मान लेते हैं ये R दूरी पर, यहां से क्रॉस होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका गॉसियन सरफेस है। Q इनसाइड यहाँ पे देख लीजिए कितना होगा, तो Q इनसाइड का वैल्यू Q के बराबर होगा। स्टेप 3 यूज कर दीजिए, E आउट इंटू A 1/ε0 इंटू Q, तो E आउट 4πr² Q/ε0, यहाँ से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r²। इसी को हम लिख सकते हैं बाबू KQ/r²। कोई दिक्कत? अब जरा समझिए सिग्मा के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, तो E आउटसाइड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q के जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई r²। यहाँ से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 4π से 4π कैंसिल आउट, सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 r² बाई r²। कोई दिक्कत? तो ये था आपका इनसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए हम इसका ग्राफ डिस्कस कर देते हैं। ठीक, ग्राफ हालांकि पहले डिस्कस किया गया था, बट हम आपको ग्राफ को और क्लियर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझे बाबू कि इनसाइड फील्ड कितना है, 0, सरफेस पे फील्ड कितना है बाबू, KQ/r², और आउटसाइड फील्ड कितना है बाबू, तो KQ/r²। अब जरा देख लीजिए, ये आपका है R, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। R का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कहां से डिस्टेंस है बाबू, सेंटर से डिस्टेंस है। अब जरा देखिए तो ये अगर हम कहते हैं R इज इक्वल टू R है, तो इस तरफ क्या होगा, R ग्रेटर देन R होगा, और इस तरफ क्या होगा बाबू, तो R लेस देन R होगा। R लेस देन R का मतलब इनसाइड पॉइंट, और R ग्रेटर देन R का मतलब आउटसाइड पॉइंट। ध्यान दीजिए, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दैट मीन्स यहां से जो ग्राफ चलेगा वो बिल्कुल 0 पे चलेगा, ये आपका ग्राफ चलेगा। कोई दिक्कत? सरफेस पे क्या होगा बाबू, तो सरफेस पे आपका जो ग्राफ होगा वो यहां चलेगा, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ/r², और उसके आउटसाइड KQ/r², दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर y एक्सिस पे रखा गया, r को अगर x एक्सिस पे रखा गया, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x², दैट मीन्स हाइपरबोला। तो यहां से आपका ग्राफ चलेगा हाइपरबोला। ध्यान दीजिएगा कि ये ग्राफ जो है बाबू वो कहां कट करेगा, तो ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, फील्ड वर्सेस आर का कर्व आपका ये है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट ड्यू टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। स्टेप सबको याद है, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे,
Q इनसाइड निकालेंगे और फिर हम E डॉट A इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। चलिए सबसे पहला इसमें से इनसाइड पॉइंट, पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है। ध्यान दीजिए जरा, ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जब आप इसको चार्ज देंगे तो इसका प्रॉपर्टी है कि चार्ज सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी को लगता है सर क्यों होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब पढ़ाएंगे तो हम आपको समझा देंगे। इनसाइड चार्ज का वैल्यू कितना बाबू, 0। अगर इनसाइड चार्ज का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ भी जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा वो सिग्मा ही होगा, और ये Q बाई A दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर, अगर हम इसके रेडियस को R माने तो। अब इनसाइड पॉइंट ये कंसीडर कर लिए, मान लो ये पॉइंट है आपका P, तो यहाँ से क्रॉस होता हुआ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस। तो बताइए Q इनसाइड का वैल्यू कितना, 0, तो E इनसाइड इंटू A इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड। यहाँ से लिख सकते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू कितना, 0। क्या दिख रहा है बाबू कि हॉलो स्फीयर के केस में भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चाहे हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, और चूंकि दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी वेरियस पॉइंट पे बिल्कुल सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि हमें हॉलो स्फीयर के वजह से अगर फील्ड का फॉर्मूला याद है तो हमें सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अलग से याद करने का, अलग से डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक, चलिए यहां देखते हैं। दूसरा पॉइंट है सरफेस पॉइंट। दूसरा क्या है बाबू, सरफेस पॉइंट। अगर सरफेस पॉइंट होगा तो अब आप सारे बच्चे को पता है, चूंकि Q इनसाइड डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसके बराबर, Q के बराबर, तो E सरफेस इंटू A इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो यहाँ से E सरफेस 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, दैट इज E सरफेस इज इक्वल टू अगेन कितना आएगा, KQ बाई R स्क्वायर। याद रहेगा सबको, पहले से याद है। अगर हम इसको सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें तो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना है बाबू, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आपका होगा सरफेस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट, ध्यान दीजिए Q इनसाइड का वैल्यू किसके बराबर, Q के बराबर, पहले से पता है। अब E आउट इंटू एरिया इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड। यहां से देखिए E आउट एरिया बोलिए बाबू कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहां से E आउट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, दैट इज E आउट इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। एक बात बताओ कि ये अलग से याद करने का जरूरत है क्या? नहीं। अलग से डिराइव करने का जरूरत है क्या? नहीं। जो हम डेरिवेशन इससे पहले किए थे सेम डेरिवेशन यहाँ भी चल रहा है। अगर हम इसी को सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें बाबू तो बता दीजिए कितना होगा, तो E आउट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। E आउट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिक्कत नहीं ना। चलिए ये आपसे याद नहीं रहेगा, ठीक ना, और इसको याद करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। सिंपली करना क्या है बाबू, KQ बाई R स्क्वायर,
K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और Q के जगह पे सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे, तो आपका सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। जरा सोच के बताइए कि क्या ग्राफ अलग होगा या ग्राफ भी सिमिलर होगा, तो आप कहेंगे सर ग्राफ भी सिमिलर होगा। तो ये है R, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सपोज करो R इज इक्वल टू R है, इधर है आपका R ग्रेटर देन R और इधर है आपका R लेस देन R। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे बाबू इनसाइड पॉइंट्स और इसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट्स। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो ग्राफ ये चलेगा। सरफेस पे आने के बाद कितना होगा बाबू, सरफेस पे आने के बाद होगा KQ/R² और फिर उसके बाद हाइपरबोला। ग्राफ टच नहीं करेगा, ग्राफ इंफिनिटी तक जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ बाबू, तो सरफेस पे होता है। कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। तो ये ग्राफ भी सारे बच्चे को क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा एप्लीकेशन, खत्म। चलिए देखते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्फीयर या इसी को बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। अगर कहीं सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है तो आप उसको समझेंगे नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लिखा हुआ है तो भी आप उसको समझेंगे नॉन कंडक्टिंग। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे बालक, अगर क्वेश्चंस बैंक को पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें जेई एडवांस का फेवरेट सेक्शन, जेई एडवांस में जितना बार भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें से 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसलिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको जेई का प्रिपरेशन करना है। हाँ, यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत कम आया है, जेई में क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आया है। ठीक, समझिए जरा अच्छे से। इसको समझाने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ एक नोट लिखे हैं और यही नोट सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 तो सबको पता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप क्या है बाबू? कैलकुलेशन ऑफ क्यू इनसाइड। अभी तक इनसाइड चार्ज का कैलकुलेशन हम लोगों को करना नहीं पड़ा, अब हम लोगों को इनसाइड चार्ज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2, उसको हम अलग से यहाँ पे समझा रहे हैं। और फिर स्टेप 3 तो आपको आता ही है, E इंटू ए इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। अगर आपका इनसाइड चार्ज सही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सही होगा, और अगर Q इनसाइड गलत हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी गलत हो जाएगा। तो जो भी आपको कंसंट्रेट करना है अपने आप को एग्जाम हॉल के अंदर, वो कंसंट्रेशन आपका कहाँ होगा? कैलकुलेशन ऑफ इनसाइड चार्ज के ऊपर होगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनिए, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, और अगर गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सर ये यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे और इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, इसको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू कि पूरे वॉल्यूम में, मान लो ये आपका है पूरा वॉल्यूम और हर जगह बाबू आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और रेडियस है आपका r। ठीक, और यहां से हमें एक वॉल्यूम कंसीडर करना है, ये वॉल्यूम कंसीडर करना है जिसका रेडियस है आपका सपोज करो x। ठीक, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई r³ वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है? q चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा बाबू?
तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत? इसलिए 4/3 पाई एक्स क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आसानी से निकल गया क्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई भी डाटा होगा तो आप इस यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां होगा, जब आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको आसानी से ये सब क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जेई का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है बाबू। कैसे करते हैं जरा देखिए अच्छे से। ये आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। यहां से हम r डिस्टेंस की दूरी पर चल के एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। एलिमेंट कैसा होगा बाबू, तो स्फेरिकल एलिमेंट कंसीडर करेंगे ये, और फिर इसका हम थिकनेस एज्यूम कर लेंगे। इसके थिकनेस को एज्यूम कर लिए बाबू dr। इसके थिकनेस को कितना एज्यूम कर लिए, dr, और रेडियस कितना है r। तो अब जरा बता दीजिए कि स्मॉल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv, और dv इज इक्वल टू हम आसानी से लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। कोई दिक्कत? अब आपको सबसे पहले dq निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, dq, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू dv, दैट इज dq इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू dv। dv कितना है बाबू, 4 पाई r स्क्वायर dr। डायरेक्ट ये सब पता होना चाहिए। अब हमें एक तो q इनसाइड निकालना था, तो q इनसाइड निकालने के लिए आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, तो चूंकि हमको यहां से यहां पूरा निकालना रहता तो 0 से r, यहां से x तक निकालना रहता तो 0 से x, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां होगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये पता है, इसका यूज करना आपको आता है, तभी आप इसके डेरिवेशन को समझ पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आपको समझाते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक, देखते हैं कैसे, समझिए। सबसे पहले बाबू सरफेस का पॉइंट और उसके बाद आउटसाइड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, और तब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सरफेस पॉइंट। अब इसमें कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। सरफेस पॉइंट, ये आपका इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, टोटल चार्ज कितना है बाबू, Q। क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सरफेस का पॉइंट है, यहां आपका पॉइंट है। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस आपका यही होगा। स्टेप 1 आप सारे बच्चे को क्लियर है। स्टेप 2 Q इनसाइड, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। Q इनसाइड किसके बराबर, टोटल चार्ज के बराबर Q। तीसरा स्टेप E सरफेस इंटू एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। यहां से लिख सकते हैं E सरफेस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। यहां से लिख सकते हैं बाबू E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दैट इज E सरफेस इज इक्वल्स टू KQ बाई r स्क्वायर। तो यहां तो कोई अंतर नहीं आया सर। इसलिए अंतर नहीं आया कि आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए उसके अंदर का चार्ज हॉलो स्फीयर के केस में भी Q था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी Q था, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में भी Q है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह KQ बाई r स्क्वायर आया। दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसी को अगर हम रो के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो बाबू। जरा देखो तो E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q के जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट होगा,
आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हम यहां से लिख सकते हैं रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो दिस इज ई सरफेस। तो ई सरफेस का वैल्यू कितना होगा बाबू? तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम आउटसाइड पॉइंट निकाल लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट जरा देखिए तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ठीक, हम पॉइंट यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। आर डिस्टेंस की दूरी पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ कर लिए तो बताइए क्यू इनसाइड का वैल्यू यहां भी कितना होगा बाबू? क्यू के बराबर होगा। अब उसके बाद तीसरा स्टेप यूज करेंगे, ई आउट इंटू एरिया इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड। यहां से देखिए ई आउट इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दैट मीन्स ई आउट इज इक्वल टू 1/4π नॉट q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दैट इज ई आउट इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस पॉइंट पे फील्ड और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, हर जगह क्या है बाबू? सेम KQ बाई आर स्क्वायर। अब इसको देखिए, अगर हम रो के टर्म में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हो, ई आउट 1/4π नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू आर स्क्वायर। काट कूट करो, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आएगा रो, यहां लिख देते हैं, ये आपका आएगा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आता है इनसाइड पॉइंट। यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आउटसाइड और सरफेस पे तो वैल्यू सेम है, पहले से हम लोग को याद है। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां होता है बाबू? इनसाइड पॉइंट पे। क्यों चेंज हो रहा है इनसाइड पॉइंट पे? इसलिए चेंज हो रहा है कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, इनसाइड पॉइंट के केस में चार्ज का वैल्यू 0 होता था, लेकिन यहां पे इनसाइड चार्ज का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। बस यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये है आपका प्लस क्यू चार्ज, कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है बाबू? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, यहां से हम x डिस्टेंस की दूरी पर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, या r डिस्टेंस भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। कोई दिक्कत? अब जरा बताइए क्यू इनसाइड निकालेंगे। तो क्यू इनसाइड निकालने के लिए यूज करेंगे बाबू कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैसे यूज होगा तो जरा देखिए तो, लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना? Q। इसलिए यूनिट वॉल्यूम में चार्ज बताइए, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए हमारे द्वारा जो वॉल्यूम कंसीडर किया गया है 4/3 पाई x क्यूब, तो लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई x क्यूब। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q इनसाइड इज इक्वल टू कितना आएगा? Q x क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। निकल गया। अब यूज कर दीजिए स्टेप 3। स्टेप 3 है E इनसाइड इंटू A 1/एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 4πx स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड का वैल्यू बाबू Q x क्यूब डिवाइडेड बाई R क्यूब। यहां से E इनसाइड इज इक्वल टू 1/4π
4 पाई एक्स स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू क्यू एक्स क्यूब, काट कूट कर दीजिए तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू इंटू एक्स 4 पाई इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब, या इसी को हम याद रखने के लिए कह सकते हैं E इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसी को अगर हम थोड़ा रो के टर्म में लिखना चाहें तो E इनसाइड इज इक्वल टू, देखो तो बाबू Q, तो Q के जगह पे लिख सकते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। यहां से देख लीजिए इनसाइड कितना होगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रो डिवाइडेड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा एक बात बताइए कि अगर हम सेंटर पॉइंट ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर के लिए ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 0। और जब सेंटर के लिए x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं बाबू ग्राफ। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। ये है आपका R, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका R इज इक्वल टू R, इधर है R ग्रेटर देन R, दैट मीन्स आउटसाइड, और ये है R लेस देन R, दैट मीन्स इनसाइड। अब जरा देखिए ग्राफ चेंज कहाँ होगा। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आपका कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे रखा गया है और आर को एक्स एक्सिस पे रखा गया है। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, दैट मीन्स ग्राफ कैसा होगा बाबू, तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे सेंटर है, सेंटर पे फील्ड 0 ई सेंटर, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे लिनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा। सरफेस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, तो सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा पैराबोलिक फॉर्म में, इन्फिनिटी तक जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और E प्रोपोर्शनल टू r। कोई दिक्कत, तो ये था आपका ग्राफ। अब देखो ये वाला फॉर्मूला तो आपसे याद रह नहीं पाएगा, ठीक, तो फिर उसके लिए आपको सिर्फ के क्यू वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनसाइड कितना है बाबू, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू, सरफेस पे कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर उसको रो के टर्म में आप एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको रो के टर्म में भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं बाबू अब न्यूमेरिकल्स। आज 1, 2, 3 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बाकी का न्यूमेरिकल्स हम अगले क्लास में कराएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Jd। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना है बाबू, प्लस Jd। आगे कहता है कि सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये है आपका जो सराउंड किए हुए है वो है नेगेटिव चार्ज, ये सराउंड किए हुए है नेगेटिव चार्ज, सराउंड किए हुए है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये रेडियस कितना है बाबू, कहाँ तक है, तो ये r डिस्टेंस तक है। कोई दिक्कत। अब कहा कि द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कितना है बाबू, Ze, तो नेगेटिव चार्ज का भी अमाउंट, नेगेटिव चार्ज का भी अमाउंट कितना होगा, Ze होगा। कोई दिक्कत, तभी ना न्यूट्रल रह पाएगा। अब आपसे कहा
कि फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस की दूरी पर, और ये r लेस देन r है। कोई दिक्कत? तो अब जरा बताइए कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला स्टेप बोलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर, r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर किए हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसी पॉइंट से होता हुआ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। तो ये है आपका गॉसियन सरफेस। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 हम आपको क्या समझाए थे बाबू? क्यू इनसाइड का कैलकुलेशन करो, क्यू इनसाइड का कैलकुलेशन करो, और इसी में बच्चे गलती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो नेगेटिव चार्ज सराउंड किए हुए हैं उसको देख लो। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इनसाइड इज इक्वल टू, ये प्लस जेडी तो होगा ही होगा, प्लस जेडी तो है ही, माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज सराउंड किए हुए हैं ना, तो माइनस कितना? तो आप आसानी से कह सकते हो, देखो कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से लिखो बाबू, यहां पे दिखाते हैं जरा सा, ठीक ना। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज कितना है? जेडी। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो गया बाबू? तो जेडी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा? तो ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा ZE आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ZE आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाबू कि Q इनसाइड इज इक्वल्स टू, ZD दोनों तरफ है, कॉमन ले लीजिए, ये आएगा 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 3 यूज करेंगे, और स्टेप 3 क्या है बाबू? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया 1/ε0 Q इनसाइड। जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे सबका यही रहेगा, ठीक। जो एक बार कॉन्सेप्ट बता दिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपका इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कैलकुलेट ही करना है। एरिया, तो जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते थे उसी का एरिया लेना होता था, तो एरिया होगा 4πr², 1/ε0। क्यू इनसाइड का वैल्यू है जेडी 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहां से जरा देखिए तो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 r², सॉरी ZE था बाबू, यहां से लिख सकते हैं ZE 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा अंदर लेके चले जाइए, तो हम यहां से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ZE बाई 4πε0 1/r² माइनस r² यहां आएगा, तो ये होगा r डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन होने से कुछ नहीं होगा, एक बार अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, उसके बाद क्यू इनसाइड निकालना है। क्यू इनसाइड निकालते समय ध्यान रखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। और उसके बाद स्टेप 3 E इंटू ए इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनसाइड। दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है कि ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बाबू? यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। विद इन द मटेरियल ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी। देखिए यहाँ पे ये है आपका आउटर
और ये है आपका इनर। ये इनर रेडियस कितना है बाबू a, और ये आउटर रेडियस कितना है b। तो चार्ज का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है। तो अगर हम आपसे पूछे कि कितने वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या कहेंगे कि 4π/3b क्यूब। नहीं बाबू, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। क्या कहेंगे 4/3πa क्यूब। नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्यूम में है। तो हम कहेंगे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतने वॉल्यूम में है। और इस वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं 4/3πbq माइनस AQ वॉल्यूम में चार्ज कितना है, Q। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R अवे फ्रॉम द सेंटर। और R कहाँ है बाबू, सॉरी P पॉइंट कहाँ है, तो P पॉइंट आपका यहां है, ये है आपका पॉइंट P। तो सबसे पहला स्टेप 1, बोलिए क्या कीजिएगा, तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है आपका गॉसियन सरफेस, ये है आपका गॉसियन सरफेस। ड्रॉ हो गया गॉसियन सरफेस। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है बाबू, कैलकुलेशन ऑफ Q इनसाइड। यहीं पे तो गलती होगा आप लोगों से, तो यहां इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। तो चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। लिखेंगे कि 4/3πbq माइनस AQ वॉल्यूम में चार्ज कितना, Q, इसलिए यूनिट वॉल्यूम में, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3πbq माइनस AQ। इसलिए इतने वॉल्यूम में, अब जरा सोचिए, इतने वॉल्यूम का मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला वॉल्यूम, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, दूसरे पेन से कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबू ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला। अब जरा बताइए कि ये वाला जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो ये वाला वॉल्यूम क्या 4/3πr³ है, नहीं। क्या 4/3πa क्यूब है, नहीं। ये वाला, इसमें से इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये वॉल्यूम कितना दिख रहा है, तो ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है 4/3πr³ माइनस AQ। और ये कितना आएगा, तो Q डिवाइडेड बाई 4/3πbq माइनस AQ इंटू 4/3πr³ माइनस AQ। 4/3π से 4/3π कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां से Q इनसाइड आपका कैलकुलेट हो गया Q r³ माइनस AQ डिवाइडेड बाई BQ माइनस AQ। खत्म। अब स्टेप 3 यूज कर दीजिए। तो स्टेप 3 हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू, ये होता है E इंटू ए बराबर 1/ε0 Q इनसाइड, यही होता है। यहां से लिखिए E इंटू ए, गॉसियन सरफेस का एरिया लेते थे। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है बाबू, तो 4πr² इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q इनसाइड, Q r³ माइनस AQ डिवाइडेड बाई BQ माइनस AQ। इसको और आगे लिख दीजिए। तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 r² Q r³ माइनस AQ डिवाइडेड बाई BQ माइनस AQ। कोई दिक्कत? तो ये था आज का क्लास। अगली क्लास में हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करेंगे, और आपको जो फॉर्मूला समझाए हैं उसको ध्यान रखिएगा, उसको 2-4 बार करके आइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सेंटर ऑफ मास में आपको कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम समझाया गया होगा या रोटेशन में समझाया गया होगा, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हम कैविटी रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू बाबू।